जय माता जी मित्रों, मैं हूं धीरज कुमार, आपका दोस्त और आज का आपका होस्ट। हालता चालता शॉर्टकास्ट में आप सभी का हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं बता दूं कि जितेंद्र पुरोहित सर और हमारी पूरी टीम ने शो के शुरुआत में ही ये डिसाइड किया था कि इस शो को हम मातृभाषा गुजराती के साथ साथ एक ना एक दिन हिंदी यानी कि हमारी राष्ट्रभाषा में लेकर ज़रूर आएंगे और आज के हमारे गेस्ट ने हमें ये सुनहरा मौका दिया है। उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि जो अपनी कलम से सरका दें सर से चूनर, जो अपनी कलम से सरका दें सर से चूनर, जो बड़े बड़ों को स्टूडियो में गंवाने का रखते हैं हुनर, फिल्मी सितारे भी चमकते हैं जिन्हें देखकर, वो कोई और नहीं अपने शर्मा जी। नाम है उनका सुधाकर। तो सुधाकर शर्मा इन द रूम। नमस्ते सर। नमस्कार, मैं सुधाकर शर्मा, छोटा सा गीतकार, आज एक बहुत बड़े गीतकार के सामने बैठा हूँ, क्योंकि ये भी एक गीतकार है, मैं भी एक गीतकार हूँ, और जब दो गीतकार मिल जाएं तो फिर क्या होगा अभी मुझे पता नहीं। बतौर गीतकार मैं जब लिखता हूँ तो किसी ना किसी को इमेजिनेशन तो जी रहती है जी जी। और गीतकार इस बात को अच्छे से समझते हैं, पर बाकी की ऑडियंस कनेक्ट करना चाहेगी जी कि जब सुधाकर शर्मा जी ओढ़री चुनरिया और इतने बड़े बड़े हिट गाने लिखते हैं, जी एक समय जब शुरुआत की थी गीतकारी उनकी कॉलेज टाइम में, उनकी कोई प्रेम कथा, उनकी कोई प्रेम कहानी? देखो धीरज जी, हर राइटर की कोई ना कोई प्रेमिका होती है, इसमें कोई बात नहीं है, पर मेरी कोई ऐसी प्रेम कहानी नहीं है जिसको मैं शेयर करूं। हाँ, मेरी एक प्रेम कहानी है। मैंने अपनी शायरी, अपनी गीतकारी से बहुत प्रेम किया। हाँ। और जब मैं अपने खेतों में ट्रांजिस्टर पे कोई गीत सुनता था और उसमें आता था कि शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, आप अब इस फिल्म का ये गीत सुनिए जो मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर ने गाया है, तो मेरे मन में एक हलचल होती थी कि क्या ऐसा दिन भी कोई आएगा कि रेडियो पे मेरा नाम आएगा कि अब आप गीतकार सुधाकर शर्मा के लिखे हुए गीत को सुनिए फलां की आवाज़ में। क्या? तो ये एक ख्वाहिश मेरे अंदर थी और वो पैदा हुई और मैंने गीतकारी शुरू की। अब आप माशूक की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी माशूक नहीं हो सकती जो हर सिचुएशन में फिट हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी माशूकें बदल लेता हूँ। जैसे कि अगर मुझे कुछ लिखना है कि किस सिचुएशन में आती है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर पुरानी कोई हीरोइन होगी तो इसको कैसे अदा करेगी। जैसे बैजंती माला जी अगर दिलीप साहब को संबोधित करेंगी और उन दोनों की नोक-झोंक होगी, तो वो किस तरीके से, किस अदा से शब्दों को गाएँगी। या हेमा जी अगर करेंगी और सामने धर्म जी होंगे, तो उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन होंगे, उनके जो बोल होंगे, वो कैसे होंगे। अब अगर काजोल है और सामने सलमान भाई हैं, तो काजोल के अपने जो लटके-झटके हैं, वो किस तरह से होंगे। तो इस तरीके से मैं अपने विज़न को बदल के अपने गीत को लिखता हूँ और वो गीत एकदम फिट हो जाता है। रियलिटी शोज की रियलिटी जानने के लिए बहुत लोग जो ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं इसके पीछे क्या है। रियलिटी शोज में जो जजेस कमेंट करते हैं वहां पर उनको भी गाइड करने के लिए आप जैसे दिग्गजों को बुलाया जाता है, आपको बुलाया जाता है, इसके बारे में कुछ प्लीज। धीरज जी, हम उन जजों को गाइड नहीं करते क्योंकि वो तो हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। हम उनकी मदद करते हैं। मदद कर। क्योंकि क्या है कि अभी अगर मैं गीतकार हूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मैं तलफ़्फ़ुज़ की तरफ देखूँगा कि इसने कैसा बोला, इसने शब्दों की अदायगी कैसी की है। अगर कोई म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, तो वो सोचेगा कि इसने नोट्स क्या लगाए हैं, इसने क्या किया। अगर वहाँ कोई एक्टर बैठा है, तो वो सोचेगा कि इसने परफ़ॉर्मेंस कैसी की है, और उसके आधार पे हम अपने-अपने नंबर देते हैं, जो काउंट होते हैं। जज अपना फ़ैसला देते हैं, तो हम जस्ट उनको जो है ना थोड़ा हेल्प करते हैं, हेल्प करते बाकी उन्हें सजेस्ट नहीं कर सकते। वो बहुत महान हैं, बड़े-बड़े नाम होते हैं। अब सामने इतने बड़े जज बैठे हों, तो हम अपनी हैं। जगह पे सिर्फ़ अपना एक उनको सहमति देते हैं कि भई किसी ने 9 नंबर दिए, किसी ने 8 दिए, किसी ने 6 दिए,
और चैनल हमको जो बुलाता है, जैसे सारेगामा में मैंने ये सब किया, और मैं जब उसमें गया तो मुझे भी ये था कि भाई हम लोग क्या बताएंगे, लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, मैं एक गीतकार हूँ, मेरा काम है कि मैं लफ्ज़ों पे ध्यान दूँगा, फिर मेरे बाजू में म्यूज़िक डायरेक्टर बैठा है, वो पूरे उस पे ध्यान देगा, तो हम जो मिलजुल के एक कलाकार को जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है उसको अपने अपने नंबर देते हैं, और वो नंबर जुड़ते हैं, उस पे जजेस अपना फैसला लेते हैं। सर, ये जो एआई का ज़माना आ गया है, जी मैं एआई पे आपसे कमेंट सुन चुके हैं लोग, जी आपकी राय एआई पे जानते हैं लोग, जी बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गीतकारी की दुनिया के एआई से पहले के भी एआई आप हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मीटिंग में सर बैठते हैं और प्रोड्यूसर साहब सिचुएशन बता रहे होते हैं और उसके बाद वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उस तक अगले 10 मिनट 15 मिनट के अंदर गाना रेडी आप कर देते हैं। जी जी तो ऐसे में कभी किसी प्रोड्यूसर से ऐसा सामना पड़ा कि 15 मिनट में आपने गाना लिख दिया और जब पेमेंट की बात आई तो अरे भाई 15 मिनट की इतनी पेमेंट क्यों? मैं प्रोड्यूसर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी और कहा कि ये सब आपको लिखना है, तो मैंने कहा ठीक है सर, लिख देंगे। तो मैंने एक 10 से 12 मिनट मुझे लगे होंगे, मैंने वो गाना लिख दिया। वो तब तक वो अपने काम में लगा हुआ था, मैं मेरे काम में लगा हुआ था। तो जैसे ही उसने काम ख़त्म किया, वो शायद मुझसे कहना चाहते थे कि भाई कल मिलते हैं। तो मैंने कहा सर पहले गाना सुन लो। अब मैंने गाना सुनाया, गाना उसको बहुत पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि सुधाकर जी, फिर तो आप दिन में लाखों रुपए कमाते होंगे, आपने 10 मिनट में गाना लिखा और इसके इतने पैसे आप मांग रहे हो। मैंने कहा सर, मैं यही गाना अपने घर में लिख के 6 दिन घर में रह के अगर आपको दूंगा तो 4 गुना पैसा आप भी दे देते। मेरी ऑनेस्टी है, मैंने इधर ही लिख दिया, आपको पसंद नहीं है, मैं दूसरा लिख देता हूँ। उस प्रोड्यूसर ने मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा कि ये जो पहला मुखड़ा है ये बहुत अच्छा है, अगर इसकी इस लाइन को हम ऐसा कर दें तो। मैंने कहा मैं गाना लिखता नहीं हूँ हाथ से, मैं बोलता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा कि एक कागज़ पेन उठाइए आप, और जो मैंने गाना लिखा है ना वो आप मुझे दीजिए। हाँ, क्या करना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये लाइन को अगर हम ऐसा कर दें। मैंने कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। अब मैंने कहा ये जो आपने लाइन की है ये बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी सेकंड लाइन इससे मैच नहीं करती, तो सेकंड लाइन ऐसे होगी। उसने वो भी लिख ली। ऐसे करते करते मैंने पूरा गाना चेंज कर दिया, मैंने गहरा किया। अब दोनों गाने उनके पास थे, तो मैंने कहा आपको जो भी रिकॉर्ड करना है कीजिए, दोनों गाने मेरे हैं। वो परेशान कि आपने ये क्या किया, ये भी अच्छा ये भी अच्छा। मैं आपके ऊपर है ना, आपको जो करना है कीजिए, अब टाइम की बात मत कीजिए, मेरा है फ्रीक्वेंसी है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। और उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपने पहले लिखा था वही ठीक है, वही ठीक। ये रखिए अपना चेक। और वो प्रोड्यूसर का नाम भी बता देता हूँ आपको, बलविंदर सिंह संधू, क्या बात, जो डायरेक्टर एसोसिएशन में ऑफिस सेक्रेटरी है। अरे वाह! कि 1965 युद्ध के समय में आपने भारतीय सेना को मोटिवेट करते हुए एक पैरोडी लिखी थी, सबसे पहली लेखनी शायद आपकी जी, वही पैरोडी है। थी, वही। जी, जी। और आज 2025 में भारत-पाकिस्तान वापस एक युद्ध में एंटर कर रहा है या जो भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, भारतीय सेना को मोटिवेट करते हुए उनमें से कुछ लाइन्स हो जाएँ अगर तो? धीरज भाई, आपने मुझे पीछे धकेल दिया सन 65 में, और मुझे मालूम नहीं था कि गीत कैसे लिखा जाता है। मेरे घर में चूँकि मेरे पूरे परिवार में गाना बजाना होता था, तो मैं वहाँ से इंस्पायर था। मेरे दादाजी एक मदर, 3 भाई थे, तो एक भाई गाते थे, एक लिखते थे, एक बजाते थे, और बाकी मंडली में भी परिवार वाले ही होते थे। हम भी कोरस में बच्चे भी होते थे। मैंने उस वक्त मेरा रंग दे बसंती चोला पे एक पैरोडी लिखी। शायद मैं बताता चलूँ कि उस वक्त पाकिस्तानी बड़े फेमस विमान थे सैबर जेट, और एक उनके पास थे पैटर्न टैंक। ये 2 हथियार उस वक्त बहुत ही फेमस थे, बहुत ही फेमस।
मतलब वो सेकंड वर्ल्ड वार में टैंक टूटा ही नहीं था। तो ये ऐसा उस वक्त का मतलब जलवा था कि सच्ची बोलें तो सब लोग थर थरा रहे थे कि जब पैटर्न टैंक लेके ये लोग चढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अमृतसर तक आने में इनको कितना टाइम लगेगा, एक था। लेकिन जे.एन. चौधरी साहब जो हमारे उस वक्त जो थल सेना के जो जनरल थे, जो मालिक थे, उन्होंने उसका तोड़ निकाल दिया साहब। और पहली बार पैटर्न टैंक टूटा हिंदुस्तान पाक की लड़ाई में सन 65 में, जो सेकंड वर्ल्ड वार में नहीं टूटा था। क्या तो मैं उस बात से इंस्पायर होकर मैंने लिखा, भाई सरहद पर दुश्मन बोला, भाई सरहद पर दुश्मन बोला, हमने अपने नेट से तेरे सेवर जेट गिरा डाले, दुश्मन तेरे पैटर्न टैंक कब्रिस्तान बना डाले, हर हर बम बम महादेव मेरा हर सैनिक ये बोला, भाई सरहद पर दुश्मन बोल। सर निशब्द कर दिया आपने। और आज की इस सेना को भी मोटिवेशन मिलेगा ज़रूर। देखिए आज युद्ध एक ज़माने में हाथी घोड़े पे हुआ करते थे, उससे पहले रथों पे होते थे, उससे पहले तीर कमान और पत्थरों से होते थे, फिर गोला बारूद आ गया, फिर टैंकों से विमानों से होने लगे। आज तो सीधा जो है ना बटनों पे है युद्ध, जिसका निशाना जितना सही है उतना आपका सही है। आज जो हमारे वीर सैनिकों ने जो धूल चटाई पाकिस्तान को, वो अपनी बहादुरी उनकी अपनी जगह है, उनसे बहादुर तो कोई है ही नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट भी इतने हैं कि उनका कोई निशाना ही फेल नहीं हुआ। बेस्ट। मैं सन 65 की आपको एक घटना बताता हूँ। मैं छत पे सो रहा था और हम लोग छत पे जब सो रहे थे तो ये होता था जैसे ही सायरन बजता था तो खाइयां खुदी हुई थी गली गली में, सब लोग उसमें जाते थे। तो एक हमने देखा एकदम इतना शोर हुआ कि आगे आगे एक विमान दौड़ रहा है और पीछे उसके गोले। तो ये तो बाद में पता लगा, हमको उस वक्त लगा कि दिल्ली खत्म हो गई, क्योंकि आगे विमान जा रहा है और पीछे ऐसे गोले हैं, तो वो बम्बारमेंट चल रही है, तो दिल्ली खत्म है। तो हम तो बच्चे थे, रोने लगे और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। और थोड़ी देर बाद वो शोर बंद हो गया, ना कहीं आग जनी हुई ना कुछ हुआ, तो सब लोग समझ में आए। नेक्स्ट डे हमने पेपर में और रेडियो पे सुना कि वो विमान सीज फायर हो चुका था, उसके बाद वो हिमाकत की, वो घुसा और हमारा जो वहाँ पे जो निशानची थे, अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो मैं बोल रहा, राजू करके या कुछ ऐसे उनका नाम था, वो बेचारे जब से युद्ध हुआ था तब से वो सोया ही नहीं था, वो सीज फायर के चक्कर में थोड़ा सो गया, लेकिन जैसे ही उनको पता लगा और वो उठे, उसने निशाना लगाया, गाजियाबाद के जंगलों में मार गिराया। क्या? और वो एक भी बम नहीं गिरा सका। तो हमारे तो ऐसे बहादुर सैनिक हैं साहब। आज भी उन्होंने कितनी कोशिश की हमारे ठिकानों को तबाह करने की, कितनी कोशिश की हमारे फौजियों को उन्होंने निशाना बनाया, लेकिन क्या बनाया, सिर्फ पेपरों में। हमारे सैनिक, हमारे लोग, मैं तो कहूँगा कि हमारा जन जन जो भारतवर्ष में है वो देश प्रेमी है, वो लड़ता है, मरता है, झगड़ता है, लेकिन जब बात सीमा की आ जाती है तो एक होता है, और होना भी चाहिए। एक विधा आ गई है गानों में रैप की, जी रैपर्स जी जी, जो कि खुद को सॉन्ग राइटर कहते हैं जी। या सॉन्ग राइटर हैं भी वो, बट वो अपने सॉन्ग्स में गालियां भी लिखते हैं, जी तरह तरह की अभद्र भाषा, तरह तरह की चीज़ों को, टॉन्टिंग, जेनजी के नाम पे बहुत कुछ लिख रहे हैं। जी। क्या आप उन्हें गीतकार मानते हैं? देखो धीरज, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। अगर प्रोड्यूसर उन्हें गीतकार मानते हैं तो उनको काम मिल रहा है, और उनका काम कोई ले रहा है तो वो लिख रहे हैं। कोई घर में बैठ के लिख के तो रैपर नहीं बन सकता, गीतकार बन सकता। जब कोई गीतकार गीत लिखता है उसका अपना एक मिजाज है। वो मन तड़पत हरिदर्शन को लिख सकता है, वो
धन्नो की आएगी बारात लिख सकता है, वो शोले का ये दोस्ती नहीं छोड़े लिख सकता है, कोई ओढ़ली चुनरिया भी लिख सकता है, सबका अपना अपना है। तो कोई रैपर अगर उनको प्रॉब्लम ये है कि आज अगर वो कुछ ऐसे शब्द लिख के अपनी भड़ास निकालता है और किसी को पसंद आ जाती है तो फिर वो तो वही लिखेगा क्योंकि उसको पसंद आ गई है। लेकिन अगर आपको रैप सुनना है तो दादा मुनि का सुनिए ना, एक भी अश्लील बात नहीं है उसमें, उन्होंने गाया भी उन्होंने ही है। हाँ, तो इंडिया का पहला रैप पहला गाना है वो, तो वो क्यों नहीं उनको क्यों नहीं आप ध्यान में रखते? देखिए, जब कोई भी राइटर होता है तो अपना आदर्श तो कोई बनाता है। जैसे मैंने हजरत साहब को अपना उस्ताद बनाया, मैं शैलेंद्र जी का फ़ैन हूँ, मैंने नरेंद्र शर्मा जी की खिदमत की, मैंने पंडित प्रदीप जी की खिदमत की, मैंने इंदिवर साहब की खिदमत की, मैंने कितने लोगों को मतलब मैंने पढ़ा, उनके साथ रहा, वो मुझे सिखाएंगे थोड़ी, मैंने उनसे ऑब्ज़र्व करके मैंने सीखा, उनके गानों को सुना, उनसे मैंने कुछ लिया। तो अगर कोई राइटर सिर्फ ऐसी भाषा लिखना चाहता है, उसने भी कोई अपना आदर्श चुना होगा। आदर्श चुनने के ऊपर है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक गाना वही बजेगा जो भारतीयता में होगा और जिसमें शालीनता होगी, अश्लीलता नहीं चलेगी। गीतकारों का दर्द कहिए या इसके बारे में, मतलब एक दुखती रग मैं छूना चाहता हूँ। आप खुद इतने सारे हिट गाने दे चुके हैं, ठीक है, और एक गीतकार की सोच के ऊपर पूरा का पूरा गाना होता है। एक लेखक, मैं बोलूँ केवल एक गीतकार को ही क्यों, एक कहानीकार भी तो इसमें बराबर का हिस्सेदार है कि उसकी सोच के ऊपर पूरी फिल्म बनी है, उसकी सोच के ऊपर पूरा गाना बना है। और जब स्टार्स बनने की बात होती है तो फिल्मी सितारे जो एक्टर्स हैं और जो सिंगर्स हैं ये स्टार्स हैं, पर गीतकार कभी स्टार नहीं है। देखिए, हमारे स्टार हैं शायर लुधियानवी साहब, वो भी गीतकार हैं जी। हमारे स्टार हैं शैलेंद्र जी, वो भी गीतकार हैं, शकील बदायून साहब वो भी गीतकार हैं, मेरे उस्ताद हसरत जयपुरी वो भी गीतकार हैं, पंडित नरेंद्र शर्मा स्टार हैं, वो भी गीतकार हैं। तो आज जावेद अख्तर साहब हैं, स्टार हैं। आप गुलजार साहब हैं, समीर साहब हैं, सभी तो स्टार हैं। ये स्टार बनने के लिए किसी भी गीतकार को एक तो किस्मत चाहिए, दूसरा उसका अपना एक काम चाहिए। आपको कोई प्रोड्यूसर या सिंगर स्टार नहीं बनाएगा, आपका काम स्टार बनाएगा। तो हमें ये बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनकी वो स्टार हो जाते हैं, हम स्टार नहीं। हम स्टार हैं। अगर आज देखिए, आज एक गीत की ज़रूरत पड़ती है तो बुला लीजिए सिंगर को, लिखवा लीजिए उससे, बुला लीजिए किसी और को, उनसे लिखवा लीजिए, या म्यूज़िक डायरेक्टर डाँ करके वो ट्यून तो पास करा लेगा, शब्द के लिए तो आपको राइटर ही बुलाना पड़ेगा। तो हमें ये शिकायत, मैं ये ऐसा समझता हूँ कि स्टार बनने के लिए हमको अपने काम को स्टार बनाना चाहिए। एक दिन वो आएगा कि वो राइटर स्टार बनेगा, और ऐसे स्टार हर सदी में बने हैं और आगे भी बनेंगे। हो सकता है आगे चल के आप स्टार बन जाएं, और मैं समझता हूँ कि आज भी आप स्टार हैं। सर, इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज सिंगर्स ने तो आपके गाने गाए ही हैं, पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स लाइक सलमान खान सर जैसे लोगों ने भी आपके गाने गाए हैं, इस बारे में कुछ? देखिए, ये मेरे लिए एक करिश्मा है। मेरा पहला गाना मन्ना डे साहब ने गाया था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद शब्बीर कुमार साहब, नितिन मुकेश जी, अमित कुमार जी, किशोर कुमार साहब, कुमार शानू साहब, आपके उदित नारायण जी, सोनू निगम जी, सब ने गाए। एक गाना ऐसा था जो मैं समझता हूँ मेरा और हिमेश भाई का लाइफ टाइम रहेगा। कभी जब ये नाम आएगा कि सलमान खान ने कौन सा पहला गाना गाया, वो गाना हिमेश भाई का बनाया हुआ और मेरा लिखा हुआ है, चांदी की डाल पे सोने का मोर। ये गाना जब हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि ये गाना ऐसा हमको करना है, तो देखिए, हिमेश भाई का एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, उनकी खासियत ये है कि वो जो
बोलते हैं उससे पहले वो सोचते बहुत हैं कि मुझे किस गली में ये गाना बनाना है, मुझे क्या करना है, वो बड़े क्लियर होते हैं, उनका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुधाकर जी ये ऐसे मुझे गाना चाहिए और ऐसा हम लोग करेंगे। हम लोगों ने वैसा ही गाना किया। ये डिसाइड हुआ कि अब इसको गाएगा कौन। तो ये हिमेश भाई का एक आइडिया था कि नया क्या हो सकता है। तो मैंने जस्ट उनको दबी ज़बान में बोला, मैंने कहा भाई आप एक करिश्मा कर सकते हो। बोले सर क्या? कहा यार सलमान भाई को गवा दो ना, गाना हिट हो जाएगा। तो हिमेश जी ने कहा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कहा आप ट्राई करोगे हो जाएगा। ये करिश्मा भी हिमेश सर ही कर सकते थे। हिमेश वो ही कर सकते थे क्योंकि सलमान भाई से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। जी। और हिमेश जी ने करिश्मा किया, वाह। सलमान भाई को गवाया। और आज भी जब भी कभी वो दही हांडी का त्योहार आता है तो ये मेरा गाना जरूर बजता है। जो इंडस्ट्री के जो डेली वर्कर्स हैं सर, उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोरोना काल में स्पेशली जो भी कुछ एसोसिएशन से लेके पर्सनल लेवल तक आपने मदद की, सर इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखो ये प्रेरणा स्रोत मेरे BR इशारा साहब हैं, बाबूराव इशारा। उनका एक ऑफिस होता था जुहू में, और जब मैं स्ट्रगलर था, मैं तो वैसे आज भी स्ट्रगलर हूँ, तो उन्होंने क्या किया होता, एक ऑफिस में एक स्टैचू था और उसके गले में एक तख्ती लगाई हुई थी, यहाँ किसी के भी पैर छूना मना है। तो मैं जैसे ही जाता था उस तख्ती को पलट के उनके पैर छू लेता था, तख्ती फिर सीधी कर देता था। अच्छा। तो वो हंसते थे, ये क्या? हमने कहा हमने आपका मान रखा ना, हमने बदल दी तख्ती, अब फिर लगा लो। वो ऐसे इंसान थे कि उनके घर में रोटी नहीं है, ऑफिस में खाना जरूर बनता था। कहीं से 5 किलो आलू ले आए, कभी किसी ने उनको चावल दे दिए, कभी उनके पास पैसे आए तो 1 महीने का राशन ऑफिस में भरवा दिया। और वो आ रहे हैं, एक दिन क्या किया, वो आ रहे हैं और अपने साथ 10 मजदूरों को ले आए, बोले इन सब के लिए दाल चावल बनाओ। तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि सुधाकर, ये भिखारियों को दान देने से अच्छा है कि लेबर के लिए कुछ करो। किसी भी किस्म की लेबर है, वो तो काम कर रही है। तो वो मेरे को लेके गए डायरेक्टर एसोसिएशन में, पहले राइटर एसोसिएशन में लेके गए थे, वहाँ से डायरेक्टर एसोसिएशन में लेके आए, फिर वहाँ से फेडरेशन में आए। और इसी मेरा जो उनका जो प्रभाव मेरी ज़िंदगी पे पड़ा, वो ये पड़ा कि मुझे अगर मेरे पास टाइम है तो मैं इधर उधर की बातों में ना लगा के, यदि मैं वर्कर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो मैं इस विधा में आया बाबूराम इशारा उनकी वजह से। और डायरेक्टर एसोसिएशन में मुझे मेरे प्रेसिडेंट अशोक पंडित ऐसे मिल गए कि जो 24 घंटे यही सोचते रहते हैं कि वर्कर के लिए क्या हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तो कोरोना काल में जो फेडरेशन ने काम किया, मतलब जो पैसे इकट्ठे किए, जो राशन इकट्ठा किया, जो हेल्प इकट्ठा की, उसमें हमारी फेडरेशन और हमारे प्रेसिडेंट अशोक पंडित जी का बहुत बड़ा हाथ था। और उसमें मैंने अपने आप को खुद से पेश किया कि सर इसका जो भी बंटवारा करना है, कहीं पे जाके राशन देना है, एसोसिएशन में आके सबको देना है, मैंने खुद को आगे किया और हम लोगों ने वो गली गली जाके राशन दिया, कुछों को ऑफिस में बांटा। तो ये प्रेरणा तो BR इशारा साहब हैं और साथ अशोक पंडित का है। हमारे आपके जो जितेंद्र पुरोहित जी हैं, वो भी हमारी कमेटी में हैं। अरे वो भी हमारे साथ इस तरह के उसमें रहते हैं। और हम लोग सभी जितने भी हैं, हम इंस्पायर इस बात से हैं कि जो हमारे जो इंडस्ट्री के वर्कर हैं, अगर वो नहीं है तो फिर हम भी नहीं है ना। वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम छोटा सा काम उनके लिए करें तो कौन सी बड़ी बात है। सर, आपने जितेंद्र पुरोहित सर का नाम लिया, मैं एक पर्सनल बात हालता चलता शॉर्टकास्ट पे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जितेंद्र सर का ना खास डांट
कि इंस्ट्रक्शन रहता है जी कि तुम अंधेरी में अगर हो, मैं ही नहीं मतलब हमारी टीम का कोई भी मेंबर किसी भी जगह अपने पर्सनल किसी भी काम पे हो, खाने के टाइम तुम इस ऑफिस में दिखाई दोगे। क्या बात है। और वो जानबूझ के उनके घर में भी ताई आती हैं, खाना बनवा सकते हैं वो वहाँ पे भी, बट वो जानबूझ के अपना दोपहर का लंच भी अपने ऑफिस में करते हैं ताकि मेरे साथ यहाँ आके खाना खाओगे तुम। तो बिल्कुल। ये ऐसे तो ही कुछ लोग हैं जो इस हाँ, इंडस्ट्री को चला रहे हैं भाई। एक राउंड है हमारा रैपिड फायर, बहुत पॉपुलर राउंड होता है। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कम से कम शब्दों में आपको जवाब देना है। गिने चुने 4-5 सवाल है मेरे। जी इंडस्ट्री में आपका कोई दोस्त? मेरा दोस्त इंडस्ट्री में जी, मेरा काम। क्या बात है। कोई ऐसा नाम जिसके साथ काम करने का सपना रह गया हो? लता जी ने मेरा गाना नहीं गाया। ओके, एक जवाब जो अगला सवाल है उसका जवाब मुझे लगभग पता है। फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर अब का या जब का? आपका, टोटल आपका पूरी लाइफ में फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? शंकर जयकिशन। वाह, यानी कि मेरा जवाब सही था। आपके हिसाब से बेस्ट फिल्म अब तक जो आपने देखी, चाहे आपने उसमें गाने किए हो नहीं किए हो, आपके हिसाब से बेस्ट फिल्म? जिस देश में गंगा बहती है। और आपकी बेस्ट फिल्म? प्यार किया तो डरना क्या। मैं कुछ सिंगर्स के नाम ले रहा हूँ, जी सभी सिंगर्स के तो लेना पॉसिबल नहीं है, इनको वरीयता में लगाना है। आपके हिसाब से टॉप पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है? मेरे पास हैं सोनू निगम, कुमार शानू, उदित नारायण, अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल। देखिए, कभी भी कोई किसी को नंबरों से नहीं लगा सकता। कभी कोई हिट होता है, कभी कोई हिट होता है, लेकिन सुधाकर शर्मा अगर इसको करेगा तो मेरी दो आंखें हैं, कुमार शानू, उदित नारायण। वाह, एक ने मेरी ओढ़ली चुनरिया गाई और मेरे घर में रोटी आई। दूसरे ने तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी, वो गाया। मैं फिल्म फेयर तक पहुंचा, मेरा नॉमिनेशन हुआ। क्या तो मैं कैसे इनका करूं। सोनू निगम साहब ने मेरी एक फिल्म जो मुझे और हिमेश भाई को पहली फिल्म थी जो पूरी फिल्म मिली थी, उससे पहले हमको प्यार किया तो डरना क्या और बंधन, हेलो ब्रदर, इन फिल्मों में एक एक दो दो गाने हमारे थे। बट संपूर्ण जो फिल्म थी वो गोवर्धन तनवानी जी की, जिसके डायरेक्टर डेविड धवन थे। डेविड साहब पे एक बात याद आई कि जब डेविड साहब सिटिंग सुन रहे थे तो मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरा दिल धक धक इसलिए कर रहा था कि मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया था। मैं बैठा था और ये कोई जान के नहीं था, ये प्लान था हमारा कि भाई पहले गाने सुनाना, उसके बाद इंट्रोड्यूस कराना, ताकि सामने वाले को ना करने में, अगर वो ना करता है तो आप इंट्रोड्यूस ही मत कराना, क्योंकि फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं हर गाने पे मेरा दिल धड़कता था, क्या होगा क्या होगा। डेविड साहब गाने सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, और मैं बाजू में बैठा हूँ, मैं खाली रिएक्शन देख रहा हूँ। और हिमेश भाई लाजवाब ट्यूनें बनाई हुई थी और वो गाते तो हैं ही। तो बड़ा हमारा ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। जब गाने समाप्त हो गए तो डेविड साहब ने पूछा कि ये गाने लिखे किसने। हिमेश भाई ने बहुत गर्व भरे अंदाज में कहा था कि आपके बाजू में बैठे सुधाकर शर्मा, इनके लिखे हुए। तो डेविड साहब ने मेरी तरफ देखा, वो मुझे जानते तो थे, लेकिन बस उन्होंने कहा कि यार मेरे गाने तो हमेशा समीर लिखता है, चलिए तू ही लिख ले। और मेरे गाने ओके हो गए। और मेरे उस फिल्म में एक गाना छोड़ के सब गाने सोनू निगम ने गाए। तो मेरी वो पहली फिल्म में जो पूरी फिल्म उनकी थी, एक गाना हमने शानूदा से गवाया, बाकी सब गाने उनके थे। तो वो मैं कहूँगा कि ये दोनों सिंगर मेरी दो आंखें और सोनू भाई मेरा हृदय। मैं वरीयता के हिसाब से नहीं जा सकता। हाँ, ज़बीन नौटियाल साहब बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन
मेरा उनसे कभी वास्ता नहीं पड़ा। और अरिजीत साहब भी आज के सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरा उनसे भी कोई वास्ता नहीं पड़ा। जब तक सिंगर से हमारा नहीं पड़े तो मैं लिस्ट कैसे बनाऊं? सही बात। लिस्टें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन दिल के करीब ये तीनों सिंगर ही ये हैं तीनों हमारे। singers। इससे पहले हमारे शब्बीर कुमार साहब, नितिन मुकेश, किशोर दा किशोर दा और अमित जी, अमित अमित कुमार मैं इस पे आ रहा था। जी। अमित कुमार साहब के साथ जो आप अगला काम कर रहे हैं, जी पहले से ही मैं बोल देता हूँ कि वो बहुत लीजेंड वर्क है। जी। रामायण पे आप काम कर रहे हैं। देखो धीरज जी, क्या होता है, मुझे ऑड करने की बहुत आदत है। मतलब कुछ ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं। तो मेरा एक चैनल है ओडली म्यूजिक के नाम से, जो मेरा बेटा चलाता है। जी। तो मेरे को लगा कि मैं इस चैनल के लिए और क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बेटे से डिस्कस किया कि मैं रामायण करूँ। तो बोले करो। तो मैंने कहा मैं लेकिन अमित कुमार के साथ करूँ। तो उसने कहा करो। मैंने कहा यार ये एकदम नई उम्र का लड़का है, ये अमित कुमार को पसंद कर रहा है, और मैं अगर ऐसे किसी भी सिंगर के साथ करूं जो रोज भजन गाते हैं तो मेरी वैल्यू क्या? वो तो हर कंपनी में। तो मुझे लगा कि अगर मैं अमित जी के साथ रामायण करूंगा, यानी कि अमित कुमार अगर रामायण गाएंगे, तो वो एक अलग ही बात होगी। मैं वो सिलसिला लेके अमित कुमार जी से मिला। गौरीकुंज मेरा घर है, सेकंड घर है। मैं किशोरदा के ज़माने से उस घर में मैंने नौकरी की है, और आज भी मैं उसी नौकर की हैसियत से उस घर में आता जाता हूँ। मैंने अमित जी को बोला कि मैं सर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद वो तैयार हुए, और बड़े मज़े की बात है कि जब वो तैयार हो गए, सब कुछ हो गया, तो मैं घबरा गया अंदर से कि ये तो तैयार हो गए, मगर मैं इनको गवाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। इतने बड़े लीजेंड सिंगर को मैं गवाऊं, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, घंटे 2 घंटे की बात नहीं है जो मेरे लिए कर दें। वो शायद मेरा प्रोजेक्ट 2 साल भी चल सकता है। तो 2 साल तक कोई आदमी आपके लिए काम करे तो पैसे कितने होंगे? मैं सोच में था और मैं घबराया हुआ था कि अब वापस कैसे होगा। तो इन्होंने तो हाँ कर दी। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप ये सोच के करेंगे कि मैं आपको कुछ दे पाऊंगा, तो मैं दूंगा तो जरूर, लेकिन एक लिफाफा दूंगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं आपकी प्राइस नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से किशोरदा मुझे प्यार करते थे, उससे भी एक कदम बढ़ के मेरे को अमित जी ने बोला, 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से, लेकिन मैं करूंगा। तो ये है अमित कुमार। फिर मुझे प्रॉब्लम आई कि मुझे ऐसा स्टूडियो चाहिए जहां अमित कुमार गाए। अब मैं किसी भी छोटे मोटे स्टूडियो में नहीं जा सकता, और बड़े स्टूडियो में जाऊंगा तो उसका भाड़ा कहाँ से दूंगा। तो मैं AB साउंड में गया, और मैंने जाके वहाँ पे जो उनके मैनेजर हैं जय, उसको बोला कि यार मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो तू हल कर दे। वो आधी प्राइस में उसने बोला कि आप कीजिए, आधी प्राइस में मैं आपको दूंगा, और मेरे स्टूडियो में रामायण हो रही है, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। तो वो मेरा इतना रिलीफ हो गया कि मेरा एक काम शुरू हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि अब इसमें म्यूजिक डायरेक्टर कौन होना चाहिए। मेरे एक दोस्त हैं जिनके साथ मैंने राजस्थानी काफ़ी काम किया। हमने लगभग 14-15 पिक्चरें की हैं साथ में, आज भी कर रहे हैं। वो हैं सतीश देहरा, उन्होंने गुजराती में भी काफ़ी गाया है। उनको पकड़ा, वो रविंदर जैन के साथ 25 साल रहे हैं। रामायण में उन्होंने खुद गाया है, कृष्णा में गाया है, काफ़ी फिल्मों में गाया है। तो मैंने कहा यार मेरा ये प्लान है, तुम मेरा साथ दो। तो उन्होंने भी हाँ कर दी। तो ये जो संगम हुआ, उसमें थैंक्स सतीश जी और अमित कुमार जी, ये राम जी का काम हमसे करा रहे हैं, बाकी हमारी कराने की कोई हैसियत नहीं है। सर हमारा ये जो शॉर्टकास्ट है, हालता चालता शॉर्टकास्ट, इसका जो हिंदी वर्जन है, इसका पहला एपिसोड है एक्चुअली। जी। और आप आए,
आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, हमारा एपिसोड धन्य हो गया, हम धन्य हो गए सर। बस एक रिक्वेस्ट करूँगा सर कि जाते जाते हमारे इस एपिसोड को हिट बना दीजिए। कुछ देखिए लाइंस आपके लिखी हुई हमारे एपिसोड के लिए प्लीज। भाई, मैं वैसे डायरी लाया हूँ, अरे सर मेरी वो प्लीज प्लीज डायरी प्लीज दिला प्लीज। दीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसे गाना याद तो रहता नहीं है, लेकिन जब सर ये आपने अपने हाथ से लिखा है, किससे लिखवाया है? नहीं, अभी मैं इसका भी राज बता दूंगा। ये गीत जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, इसकी कुछ लाइनें आपने टीवी पे जरूर सुनी होंगी। ये मेरी कंपनी में रिकॉर्ड भी हो रहा है। मेरे मन में आया कि मैं जब जितेंद्र जी के इस प्रोग्राम में जाऊं तो कुछ अलग करूं। तो कुछ अलग के लिए मैं जो करने जा रहा हूं, ये पहली बार और किसी भी पॉडकास्ट में आखिरी बार है। मैं ये गीत गा रहा हूं, गाऊंगा नहीं, सॉरी, पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे से बेसुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं एक राइटर हूं, मैं एक सिंगर तो नहीं हूं। और मेरा गीत है, ये गीत एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था मजहब से मोहब्बत तक का सफ़र, जिसमें राजेश खन्ना साहब काम कर रहे थे और उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर थे रामशंकर, और मैंने ये गीत लिखा था जो उस वक्त किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। असलम शेख इसके डायरेक्टर थे, हमारे कमेटी मेंबर भी रहे हैं वो। तो कोई कारण रहा कि ये नहीं हो पाया। गीत है सर, मजहब से मोहब्बत तक का सफ़र इंसान जो तय कर लेता है, मजहब से मोहब्बत तक का सफ़र इंसान जो तय कर लेता है, अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। क्या बात। तकसीम ये धरती कर लोगे, तकसीम ये धरती कर लोगे, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के नाम कुछ रख लोगे, बहते धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। है पंच तत्व का हर पुतला, है पंच तत्व का हर पुतला, जो बात समझ ये लेता है, अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। पूछो इन फिरका परस्तों से, कोई सूरज नया उगाओगे, एक हवा में सांसें सबकी हैं, कोई हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, आदि अंत है एक हमारा, नहीं तब्दीली कोई होती है, ये दुनिया रैन बसेरा है, जो बात समझिए लेता है, अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। इस गंगा जमनी सभ्यता में, इस गंगा जमनी सभ्यता में नफरत की कोई जगह नहीं, इस सर्वधर्म संपन्नता में आक्रोश की कोई वजह नहीं। भाषा जाति कोई जग कोई वजह नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में हम जिसकी इबादत करते हैं, नाम अलग वो एक ही है, जो बात समझ ये लेता है, अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। कहता है, मत बांटो पगड़ी टोपी में, मत बांटो पगड़ी टोपी में, इंसान को रहने दो इंसान, पढ़ो नमाजें करो आरती, एक है अल्लाह और भगवान। अलग वेशभूषा और भाषा है इस देश की पहचान, गीता और कुरान पढ़ो, पढ़ लो वेद पुराण, आजादी के लिए मिल के लड़े, जो बात समझ ये लेता है, अल्लाह का वली हो जाता है, ईश्वर का रूप धर लेता है। दोस्तों, ये मैंने उस फिल्म के लिए लिखी और मैं समझता हूँ
कि ये लिखी तो मैंने बहुत पहले थी। आज मेरा ख्याल है कि वो दिन और वो हालात आज आ गए। तो इससे अच्छा पीक मुझे नहीं लगता कि इस शॉर्टकास्ट का हो सकता है, और यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वाद से हमारा ये शॉर्टकास्ट हिंदी में हम पदार्पण कर पाए हैं। बिल्कुल, और मैं दुआ करूँगा ईश्वर से कि हमारा ये शॉर्टकास्ट सुपर हिट हो, क्योंकि जब ये सुपर हिट होगा तब और हमारे जैसे लोग यहाँ आएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, और जितेंद्र साहब का ये जब काम आगे बढ़ेगा तो हमको लगेगा कि हम बहुत लक्की हैं, हम पहले मेहमान थे। आप बहुत लकी हैं सर, हर जगह जहाँ भी आप गए हैं, जिस भी सिंगर के साथ आपने काम किया है, वो लोग हिट हो गए हैं सर। धीरज, एक दिन वो आए कि आप यहाँ बैठे हो और मैं वहाँ बैठा हूँ। सर मैं अपने अनुभव के लिए इतनी सी बात बता दूं कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माँ ने अपने इस छोटे बेटे के सामने अपने बड़े वाले लाडले बेटे को बिठाया है आशीर्वाद देने के लिए। तो और इसकी वजह जितेंद्र पुरोहित, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसने मेरी 35 साल की दोस्ती का एक हक अदा किया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हक मेरा और भी बाकी है, वो एंड ना समझे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, हालता चलता शॉर्टकास्ट में बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करेंगे इसे, ताकि हम अगली बार अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ हाजिर हों। नमस्कार दोस्तों, जय माँ बेहद। हालता चलता